नमस्कार। आप देख रहे हैं पीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और आज की कंपनी जो हम फोकस कर रहे हैं वो रेडियंट कैश मैनेजमेंट है, जिसकी जिसकी आईपीओ आ रही है दिसंबर 23 को। आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 94 to 97 है। फ्रेश इशू 60 करोड़ का और ओएफएस 327.9 करोड़ का। तो कुल मिला के लगभग 388 करोड़ का आईपीओ है। और मेरे साथ जो आज बात कर रहे हैं वो है डेविड देवसायम, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और एन मुत्तुरामन, डायरेक्टर स्ट्रैटेजी एंड इन्वेस्टर रिलेशंस। जेंटलमैन, धन्यवाद बीक्यू प्राइम हिंदी में आज ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर देवसायम, आपसे शुरू करते हैं। ये आप जो आज आईपीओ लेकर आ रहे हैं उसमें 60 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है, अब उसको उसका उपयोग कैसे करेंगे? हाँ, तो आपने ये 60 करोड़ जो फ्रेश इशू है इसके बारे में अभी बात की। इसके तीन हिस्से हैं, तीन तकरीबन बराबर हिस्से हैं। और पहला हिस्सा है, इसमें हम वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग इसको रखना चाहते हैं। अभी एक दिन में हम लोग 400 से 500 करोड़ रुपए जो है उसकी लॉजिस्टिक्स करते हैं, उसको मूव करते हैं। तो इसमें जो है कुछ हमारे पास एक बफर होने की बहुत जरूरत है। तो क्योंकि खास करके जो हमारा नेटवर्क कैश मैनेजमेंट है उसमें दूसरे दिन हमें पूरा अमाउंट फंड करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हम ये 20 करोड़ इसमें वर्किंग कैपिटल रखना चाहते हैं। करीबन 22 करोड़ जो है वो हम लोग जो नई गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं। जो हमारे पास अभी तक जो है इन्वेंट्री नहीं है गाड़ियों की। पूरा जो है हम लीज करते हैं या दूसरी कंपनी से हम लोग लेते हैं। तो इसीलिए करीबन 200 गाड़ियां जो है हम लोग खरीदने की सोच रहे हैं, उसके लिए 22 करोड़ अलग रखा हुआ है। और ये हमारी नई सोच है इसमें कि कम से कम 20% इन्वेंट्री जो है हमारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। उसके लिए ये इस प्रकार इस टाइम पर हम लोग कर रहे हैं। और जो तीसरा हिस्सा है वो भी करीबन 20 करोड़, वो जनरल पर्पसेस के लिए हमने रखा हुआ है। मिस्टर मुथुरामन का कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए आप लगभग 20 करोड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट 2 साल में आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी काफी बड़ी है। वो उसका कारण क्या है? और क्या ये 20 करोड़ काफी होंगे? और आपके जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, क्या वो आगे जाके क्या वर्किंग कैपिटल को भी ऑगमेंट कर पाएंगे? Our working capital cycle fairly steady है. Growth is in line with the revenue growth. और operations बहुत complex है. हम लोग 5,000 जगह पे कैश कलेक्ट करते हैं. 55,000 आउटलेट्स डेली कैश पिकअप करते हैं. एंड ये सब अकाउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है. सो जो महीने में काम करते हैं वी टेक अबाउट 10 days टू सेंड द वर्किंग्स टू द बैंक्स. बैंक्स कंफर्म करने में और 10-15 दिन लग जाता है. एंड तभी से 30 or 45 days क्रेडिट पीरियड भी देना पड़ता है. सो अबाउट 85 days डेटर्स है. और इन्वेंट्री कुछ नहीं है, बाकी पेएबल्स कुछ नहीं है, खाली डेटर्स है. वो 85 to 90 days पास में था, ऐसे ही होगा आगे भी. तो ये 80 to 90 डेज आपको समझाने के लिए, अगर एक हम महीने को लें तो जब 1 से 30 तारीख तक हो जाता है उसके बाद में करीबन, क्योंकि जैसे अभी मुतरामन जी ने आपको बताया कि करीबन 5,300 लोकेशन है। तो वहां पे अलग अलग पॉइंट्स हमने पिकअप करनी पड़ती है, उनको जो है पूरा एक साथ उनको वर्कआउट करके फिर एक हम लोग ड्राफ्ट इनवॉइस भेजते हैं बैंक्स के पास में। और वहां पे फिर जब तक उसको क्लियर नहीं करते तो वो उसको स्टडी करते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन रेज करके जब क्लियर करते हैं तो उसके बाद में ये हमारे पास करीबन 20 दिन, यानी अगले महीने के 20 दिन के बाद में जो है ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के साथ आता है। और उसके बाद इसको हम लोग दोबारा हैंडल करते हैं। और इस प्रकार से जब फाइनल इनवॉइस रेज करते हैं उसके बाद करीबन 30 दिन के बाद में अमाउंट क्लियर होता है। लेकिन इस प्रोसेस की एक बहुत बड़ी, इसमें इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। और फायदा ये है कि हमारे पास इसमें कोई जीरो बैड डेट होता है, क्योंकि बैंक्स के साथ हम लोग डील कर रहे हैं ज्यादातर। तो एक दफा ये प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो पूरा पैसा हमारे पास आ जाता है।
तो यही वजह है कि हमारे इसमें थोड़ा ये साइकिल, जो रिसीट का साइकिल है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। पर आप बैंक के साथ कर रहे हैं और आज के डेट में और सारे बैंक्स ऑटोमेटेड हैं, सब डिजिटली लिंक्ड हैं, फिर भी 90 दिन लगते हैं पैसे आने में। वो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी के बाद 90 दिन तो बहुत, एक क्वार्टर ही हो गया। मीन्स अगर आपने सपोज एक क्वार्टर के एंड एंड वाले क्वार्टर में महीने में आपने किया, तो अगले क्वार्टर के एंड में ही आपको उसके पैसे आ रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, जो हमने बताया है, ये जो जो कुछ बैंक्स जहाँ पे डिले होता है उनका ये है, या जहाँ पे बिलिंग बहुत ज्यादा है वहां पे ये होता है। कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि 30 दिन के अंदर जो है पूरा अमाउंट हमें क्लियर कर देते हैं। हम्म। ये बताइए कि आप अब तक तो लीज के गाड़ियां लेते थे और अभी अब अपना ले रहे हैं गाड़ियां। ये ये किस तरह से आपकी मदद करेगा आगे जाके, क्योंकि ये तो आप कैश यूज कर रहे हैं फिक्स एक एसेट्स, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स को खरीदने के लिए, और ये फिर ये एक तरह से रोलिंग भी रहेगा, क्योंकि ये वैन्स यू नो इनके एंड ऑफ लाइफ साइकिल होती रहेगी और आपको रिफर्बिश करते रहना पड़ेगा, और एज आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा वो फिक्स ये एसेट्स में आप जाते जाएंगे जो डेप्रिशिएटिंग है। तो ये जो आपका पहला मॉडल था लीजिंग वाला, विच विच एसेट लाइट मॉडल जिसको कहते हैं, वो था, उससे आप अभी एसेट क्रिएशन में जा रहे हैं, वो भी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में। ये सिर्फ इस बार है, और ये जो है हमने, क्योंकि जो एक तो है जमीनी तौर पे हमें प्रैग्मेटिक रहना पड़ता है, रियलिस्टिक रहना पड़ता है। तो हमने सोचा कि कम से कम 20% गाड़ियां जो है हमारी अपनी इन्वेंट्री में होनी चाहिए। जब हम पूरे तौर पे डिपेंडेंट हैं, जब कभी लीजिंग एजेंसी डिले कर देती हैं और अचानक जो है हमें बड़ा डिमांड आ जाता है कि कोई लोकेशन पे 6-7 गाड़ियां एक साथ जो है बिजनेस आता है, तो उस वक्त ये एजेंसी हमें पूरे तौर पर हमारा साथ नहीं देती। तो इसीलिए काफी मैनेजमेंट के बीच में ये हमने आपस में बहस करके ये फैसला लिया है कि कम से कम 20% गाड़ियां जो है वो हमारे अपनी इन्वेंट्री में होनी चाहिए। इसमें एक जो चीज आती है वो है, आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें फ्यूल कॉस्ट तो सबसे बड़ा होता है इन गाड़ियों का। आपका जो प्राइसिंग होता है बैंक्स के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, क्या वो फ्यूल कॉस्ट को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर लेता है, या उसका बर्डन आपको लेना पड़ता है, क्योंकि आपके नेगोशिएशन जब होते हैं और जिस तरह से आप पीरियड में जाते हैं, फ्यूल को काफी वॉलेटाइल रहता है, तो उसका उसका आप कैसे देखते हैं ये? फ्यूल कॉस्ट ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा होगा, लेकिन असलियत में देखा जाए तो 1 करोड़ से कम है महीने का जो हमारा बिल है, फ्यूल का बिल। और बैंक जो है हमें काफी पॉइंट्स देते हैं। जैसे मैंने आपको आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अभी जो है, जैसे महाराष्ट्र में एक लोकेशन है, वो एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे हम 2014 में जो है एक हमारा पेट्रोल पंप था, तो हम लोग वहां से पिकअप करते थे और अकेली गाड़ी जाती थी और वापस आती थी। और आज 2022 में जो है उसी बंक के रास्ते पर जो दोनों तरफ जो है हमारे पास करीबन 29 पॉइंट आ गए हैं, अलग अलग बैंक्स के। तो बैंक्स भी इस बात को समझते हैं, और इसीलिए जो है, और हर एक पॉइंट के लिए हमें अलग अलग इसमें पेमेंट्स आते रहते हैं। तो इसीलिए जो फ्यूल का इतना इसमें कोई हमें ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और इंक्रीमेंट जो है अभी 2 बार जो है पूरे बैंक एक साथ करते हैं, 2016 में और 2021 में हमें जो है इंक्रीमेंट्स मिले हैं। 10-10% का इंक्रीमेंट मिला है। तो इसमें ये फ्यूल का इतना असर ये नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। ये 10% ही रहता है, या ये आप हर 5 साल में जो हो रहा है, ये हर 5 साल में ये एग्रीमेंट प्राइसिंग चेंज होता है या ईयरली चेंज होता है ये? नहीं, ईयरली कोई ऐसे बदलाव नहीं होता है। तो हर और 5 साल में होता है? हाँ, हर 3-4 साल में हम लोग सोचते हैं अगर इसमें जरूरत है, तो उस वक्त जो है बैंक्स ये साथ में जो है वो आपस में बहस करके इसमें प्राइसिंग बढ़ाते हैं। क्योंकि एक बैंक बढ़ाए और दूसरा ना बढ़ाए तो उसमें जो है असर हो सकता है, इसलिए एक साथ जो है ये परसेंटेज बढ़ाते हैं। तो आपके बैंक का ये सोच है कि वो जो हमको ज्यादातर पॉइंट्स दे रहा है, एक एवरी बैंक गिव्स अस मोर एंड मोर पॉइंट्स विद इन द सेम रूट, that doesn't increase our cost of servicing. So operating leverage very healthy in this business.
So fuel cost is a very small portion of our overall expense. एक और चीज बताइए, ये आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर ग्रोथ काफी है, कैश पिकअप पॉइंट्स और कैश मैंने लॉजिस्टिक्स भी काफी रहेगा आगे जाके इसमें। तो अगर आप इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखें, जैसे आप FY 22 की बात करें तो आप 29% बढ़ा था आपका रेवेन्यू, पर वो एक कोविड ईयर से आया था आगे। आपको लगता है कि ये जो 20 से 25% का ग्रोथ है जो टारगेट किया हुआ है और काफी रिपोर्ट में भी बोला गया है, वो सस्टेनेबल है इस इंडस्ट्री के लिए अगले 3 से 5 साल के लिए? मैं इंडस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में भी अपनी स्पेसिफिकली बात नहीं कर पाएंगे, बट इंडस्ट्री की में आप आते हैं तो इंडस्ट्री ग्रोथ सस्टेन कर सकता है कि नहीं? नहीं, ये अच्छा सवाल है। अभी जैसे फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट में जैसे बताया कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो करीबन 20% CAGR से जो है वो उसमें सालों साल जो है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। और ये हम अपने जो हमारा बिजनेस जो है उसमें जो रिटेल कैश मैनेजमेंट, वो इसमें सबसे जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में माना जाता है। तो अभी आप मैं मानता हूँ कि 21 और 22 जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें कोविड का इम्पैक्ट था, लेकिन अभी जो क्वार्टर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें जो आप देख रहे हैं जो एबिटा मार्जिन है उसमें करीबन 25% से ऊपर है। और हमारा ग्रोथ जिस प्रकार से हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ग्रोथ इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। और एक और बोलिए। पॉइंट, सॉरी, फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट बोलता है कि पोटेंशियल मार्केट 30 लाख पॉइंट्स है इंडिया में वो अभी, और 5 साल में वो 40 लाख पॉइंट होएगा। अब हम तो 55,000 पॉइंट्स पिकअप कर रहे हैं अभी। ऑल इंडस्ट्री टोटल इंडस्ट्री पुट टुगेदर लेस देन 1.5 लाख पॉइंट्स पिकअप कर रहा है। So the industry has a significant potential for growth, not for 3-5 years, for much much longer than. इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ने की हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी है। भारत में कैश का जो उपयोग है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, परसेंटेज ऑफ टोटल सर्कुलेशन। आपके पास डिजिटल वॉलेट्स आ गए, UPI आ गया, अभी RBI ने डिजिटल करेंसी भी शुरू कर दी, डिजिटल करेंसी भी शुरू कर दी है। आपको लगता है कि ये जो है प्रतिशत वो आगे बढ़ता जाएगा? क्योंकि डेवलप्ड मार्केट्स में काफी बड़ा है वो, पर वहां पर भी कैश मैनेजमेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, बट जो क्वांटम है ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो अभी आज के डेट में सिर्फ रिटेल की वजह से बहुत ज्यादा होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ है डिजिटल, क्या डिजिटल करेंसी उसको कर पाएगी और उससे क्या आपका वॉल्यूम हिट होगा उसका? तो इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो कैश है, कैश भी एक कमोडिटी है, और हर एक आउटलेट में जो है थोड़ा सा अगर डिजिटाइजेशन का कोई असर भी हो, उसके बावजूद हर एक आउटलेट में जब तक 100% डिजिटाइजेशन हो जाता है, जो कि अभी तक किसी भी डेवलप कंट्री में भी पहुंचा नहीं है। जैसे USA का अगर हम फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट कहता है कि 72% डिजिटाइज्ड है, तो यहाँ तो हमारा अभी बहुत ही कम डिजिटाइजेशन है। और कैश एक कमोडिटी है, और हर एक आउटलेट में जो अगर कैश अक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको कलेक्शन हो रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए, और हमारा देश जो है ऑर्गेनाइज रिटेल अभी सिर्फ 15 से 20% है फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट के लिहाज से। तो ये जैसे अभी आगे बढ़ता जाएगा, जो भी ऑर्गेनाइज रिटेल का जो हिस्सा है, कोई भी आउटलेट है, वो पक्का रिटेल कैश मैनेजमेंट का एक एजेंसी जो है वो हायर करते हैं इसको हैंडल करने के लिए। तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अभी आपको मैं फैक्ट्स बताऊंगा कि 2016 में कैश इन सर्कुलेशन जो है वो करीबन 30.6 लाख करोड़ था उस टाइम पे, और आज जो है वो 31.5 लाख करोड़ है फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट के लिहाज से, कि उन जैसे वो बता रहे हैं। और आगे जो है 2025 में जो है वो 41.5 लाख करोड़ होने की संभावना है। तो रिटेल कैश मैनेजमेंट कैश एंड सर्कुलेशन के ऊपर मुनासिर है, और जैसे इसमें बढ़ोतरी होता जाएगा, हमारा बिजनेस भी जो है इसके ऊपर कोई खास असर होने की संभावना नहीं।
मिस्टर देवसाय और मिस्टर मुतुरामन, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए।